आगे बढ़ते हैं, बताते चले बाड़मेर से ये बड़ी खबर है। अफीम तस्करी में प्रेमिका साथ सेना का जवान गिरफ्तार। प्रेमिका के साथ सेना का जवान गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली में 18 किलो 108 ग्राम अफीम के साथ इसको धर दबोचा गया। बेहद गंभीर मसला निकलकर सामने आया है। देखिए, बताया जा रहा है क्रेटा कार के फुटमैट के नीचे छुपाकर अफीम लाई जा रही थी। लाइसेंस, पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। सेना छोड़कर प्रेमिका के साथ तस्करी कर रहा था जवान, ये बताया जा रहा है। प्रेमिका देवी और दोस्त पीरा राम को बना रखा था पार्टनर। एनडीपीएस एक्ट के तहत फिलहाल के लिए मामला दर्ज कर लिया गया है और जानकारी यह है कि इस पूरे मामले में 3 तस्कर गिरफ्तार हुए, जिनसे पूछताछ जारी है। हालांकि बात प्रेमी और प्रेमिका की सामने आई है, लेकिन 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बालोतरा के दुगुंडा कादनाड़ी का रहने वाला है गोधुरा। देखिए, बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेमदान इस खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रेमदान, ड्रग्स तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है, इसमें क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना के जवान जो है वो चकाचौंध की जिंदगी जीने के एक झांसे में आ गया और उसने अपनी सेना की नौकरी छोड़ करके ड्रग्स तस्करी में लग गया और वो लगातार अपनी एक प्रेमी का साथ और एक अन्य दोस्त के साथ में वहां से ड्रग्स लेके आता था। जैसे ही इसकी सूचना मिली तो उसके बाद में दिल्ली में इसके रुकवा करके तलाशी ली गई तो 18 किलो 108 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया है और उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी के साथ में इनसे पूछताछ की जाएगी। ये 7 तारीख की कार्रवाई है और जो सैनिक है वो है बालोतरा जिले के शेंद्री के आवाज और जिसके बाद से रेल विभाग ने ट्रेन को बांदीकुई जंक्शन पर रुकवाया। ट्रेन रवाना कर बाकी यात्रियों को प्लेटफॉर्म से दूर हटाया गया। रेल विभाग ने ट्रेन को बांदीकुई जंक्शन पर रुकवा लिया है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ट्रेन रवाना कर यात्रियों को प्लेटफॉर्म से दूर कर दिया गया है। देखिए, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बैग में अलार्म घड़ी मिलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। ये राहत भरी खबर है। हालांकि डबल डेकर ट्रेन में बम की सूचना जैसे ही मिली तो हड़कंप मच गया। जानकारी सामने निकल कर आई थी कि वहां पर एक लावारिस जो है वो वस्तु पड़ी हुई थी। लावारिस बैग में कोई वस्तु पड़ी थी जिससे आवाज आ रही थी और उसके बाद से हड़कंप मच गया। लेकिन जब बैग खोला गया तो वहां पर एक घड़ी पाई गई। ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता आशीष हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, बम की सूचना मिली थी, जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, ये जो डबल डेकर ट्रेन है दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अलवर से बांदीकुई के बीच में एक बैग नजर आया और उस बैग में टिक टिक की आवाज आ रही थी और बैग लावारिस था। तो इसके बाद हड़कंप मच गया। तत्काल जो मौके पर टीसी मौजूद था उसने रेल प्रशासन को सूचना दी। सूचना के बाद ट्रेन को बांदीकुई जंक्शन पर रोका गया। इस दौरान जो ट्रेन के डिब्बे में जो यात्री और टीसी थे वो सहम गए क्योंकि लगातार उस बैग से लगातार आवाज आ रही थी। उसके बाद में बांदीकुई में जीआरपी, आरपीएफ और बांदीकुई पुलिस तीनों ने मिलकर उस बैग को नीचे उतारा और उसके बाद में ट्रेन को मौके से रवाना किया ताकि किसी प्रकार की कोई वास्तव में कोई संदिग्ध चीज हो तो उसके लिए पूरी ट्रेन को वहां से रवाना किया गया। अन्य ट्रेनों को भी प्लेटफॉर्म से हटाया गया, यात्रियों को भी प्लेटफॉर्म से दूर किया गया। इसके बाद बांदीकुई से जयपुर से बम स्क्वाड टीम वो मौके पर पहुंची डिस्पोजल के लिए और जैसे ही बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उसको बैग को खोला तो उसके अंदर एक अलार्म घड़ी मिली जो टिक टिक की आवाज कर रही थी और उसके बाद में रेल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि पूरे घटनाक्रम में करीब 2 से 3 घंटे तक हड़कंप मचा रहा और अब पूरी तरह मामला शांत हो गया है और पूरी ट्रेनें पूर्व की तरह चल रही हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी अब नहीं। कितने पहले की घटना ये बताई जा रही है आशीष? बिल्कुल, ये रात के समय का पूरा घटनाक्रम है और 2 से 3 घंटे का पूरा एपिसोड रहा है क्योंकि पहले अलवर और बांदीकुई के बीच में इस घटना की जानकारी लगी थी। उसके बाद में बांदीकुई जंक्शन पर ट्रेन को रोका और फिर ट्रेन को बैग को उतारकर ट्रेन को रवाना किया और उसके बाद में बीडीएस जयपुर से मौके पर पहुंची जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है। रात भरी खबर ये है कि वो एक अलार्म घड़ी थी। बहुत शुक्रिया आपका आशीष जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक केस में आज फिर से सुनवाई होगी। कल सभी पक्षकारों की ओर से अपनी बात रखी गई। देखिए, सरकार की ओर से आज भी अपना पक्ष रखा जाएगा, ऐसी जानकारी है। दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ सुनवाई करती हुई
नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सरकार की ओर से आज भी अपना पक्ष रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, इससे पहले भी सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था। सरकार की तरफ से अपने पक्ष में कहा गया था कि एसआई भर्ती जो परीक्षा है उसे रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सभी अभ्यर्थियों का भविष्य जो है इससे जुड़ा हुआ है और जो जांच है वो लगातार टीम कर रही है। जांच के बाद क्या साक्ष्य सामने आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई होगी। दोपहर 2 बजे आज फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है। हालांकि एक एक करके याचिकाकर्ता, दोनों तरफ के वकील, जो इस भर्ती को रद्द कराना चाहते हैं, जो इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहते हैं, दोनों की तरफ से अपने अपने बात रखी जा रही है। सरकार की तरफ से भी बात रखी जा रही है। आज फिर होगी सुनवाई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज आज खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, आज कोर्ट में क्या होगा एसआई भर्ती को लेकर? देखिए, अभी सभी पक्षों को सुना जा रहा है और लगातार महाधिवक्ता कल अपना पक्ष रख रहा है। करीब करीब 2-2.25 घंटे उन्हें समय दिया और उसके दौरान कई बार अदालत ने उनसे पूछा कि क्या सरकार ये मानती है कि परीक्षा की पवित्रता भंग नहीं हुई है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद में फिर जब समय हुआ तो उन्होंने आज 2 बजे तक के लिए समय और बढ़ा दिया है और जो 2 और याचिकाकर्ता हैं वो आज अपनी बात रख सकते हैं, ताकि वो बता सकें कि किस तरह से उनके हिसाब से अनियमितताएं हुई हैं और सभी पक्षों को सुनने के बाद में इस तरह कुछ बड़ा फैसला लिया जा सके। कल सभी पक्षों ने अपनी तरफ से बातचीत रखी थी। कल क्या खास रहा था? कौन सा ऐसा बिंदु था जिसने सभी का ध्यान अरबाज खींचा था? देखिए, बिंदु बहुत सारे थे जैसे जिनमें सभी ने अपना ध्यान खींचा था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि कई बार अदालत ने पूछा सरकार की तरफ से कि क्या मतलब जो एग्जाम था वो सरकार अभी भी सही मान रही है या फिर ये कह रही है कि कुछ अनियमितता हुई है और एग्जाम को पूरी तरह से एक तरह से लीक नहीं माना जा सकता। तो इस पर जो महाधिवक्ता है उन्होंने बताया कि साहब ये जरूर है कि अनियमितता नहीं है और पहले ये अंदाजा था कि बड़े व्यापक पैमाने पर हो सकती है, लेकिन जांच में फिर आगे ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 49 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में उन्हें उम्मीद थी कि शायद जांच के बाद में 200 से 300 लोग और उसमें रडार पर आ सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा इसमें जो गड़बड़ियां हैं वो थी नहीं। अब जब अदालत ने इस बिंदुओं को सुना और उन्होंने सरकार से पूछा कि जब पहली सिफारिश के अंदर ही राज्य सरकार ये कह चुकी थी कि गड़बड़ियां हैं और इसे रद्द किया जाना चाहिए, तो रद्द करने का फैसला लंबे समय तक क्यों नहीं लिया। इस पर कहीं ना कहीं दिक्कत हुई राज्य सरकार से जो महाधिवक्ता है उनको, क्योंकि बार बार अदालत ने 3 बार लगातार ये पूछा था कि जिस तरह का घटनाक्रम रहा है। नहीं, एक बात और बताइए अरबाज, क्योंकि ये 2 दिन से बहस तो चल रही है, आज ये बहस कब तक चलेगी? कब तक हाई कोर्ट अपना रुख स्पष्ट करेगा? अरबाज, आवाज मिल रही है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। खबर जयपुर से है, जहां पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कुमार डामोर को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। विजय डामोर ने भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में आवेदन किया था। आरोपी विजय अपने मामा बाबूलाल कटारा के घर पर ही रहता था। बाबूलाल कटारा ने अपने भांजे विजय डामोर के माध्यम से एसआई भर्ती के लीक पेपर के प्रश्न उत्तरों की नकल करवाई थी। अब जानकारी यह है कि पूर्व आरपीएससी बाबूलाल परीक्षा से 35 दिन पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर हासिल कर लिए थे। यह महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई थी कि इसने 35 दिन पहले ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर जो है वो हासिल कर लिए थे। तो बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका और अब बाबूलाल कटारा का भांजा भी गिरफ्तार। एक एक करके अहम कड़ियां इसमें जुड़ती जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे कोर्ट में इसको लेकर बहस चल रही है, अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है, तो गिरफ्तारियां भी एसओजी की तरफ से हर रोज हो रही हैं। एक और बड़ा नाम इसमें जुड़ गया। बाबूलाल कटारा तो पहले से ही गिरफ्तार है, रामूराम रायका भी गिरफ्तार है, लेकिन अब बाबूलाल कटारा के भांजे का भी इसमें नाम शामिल था, जिसके बाद कार्रवाई की गई, इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई। अब इनकी भी गिरफ्तारी, इनको भी अरेस्ट किया गया है। इधर राजस्थान एसओजी की टीम ने ब्लूटूथ डिवाइस से परीक्षा पास कर कनिष्ठ लिपिक बनी संगीता बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। संगीता बिश्नोई वर्तमान में सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देसूरी में पदस्थापित है।
नकल गैंग के सरगना पौरव काले ने आरोपी को ब्लूटूथ से परीक्षा करवाई थी, नकल करवाई थी, जिससे आरोपी परीक्षा में पास भी हुई थी और उसे नौकरी मिल गई। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कनिष्ठ न्यायिक सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं लिपिक ग्रेड द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती 2022 में निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा 12 और 19 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी। तो एसओजी ने कनिष्ठ लिपिक संगीता बिश्नोई को भी अरेस्ट किया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय। इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर हासिल की थी इन्होंने नौकरी। 19 मार्च 2023 को बीकानेर में परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित हुआ था, जिसमें इन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया था, परीक्षा पास की थी, उसके बाद नौकरी हासिल की थी, लेकिन अब गिरफ्त में। जयपुर से बड़ी खबर है। आज भरतपुर संभाग के दौरे पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। दोपहर 3:25 पर जयपुर से डींग के लिए रवाना होंगे। शाम 4:15 पर पुंडरीका लौठा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहां पर पूजन अर्चन किया जाएगा। शाम 4:25 पर श्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। आज रात पुंडरीका लौठा में ही ठहरने का कार्यक्रम सूबे के मुखिया का है। भजनलाल शर्मा कई सालों से भंडारा यहां पर लगाते आए हैं और यही वजह है कि उनका ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। धार्मिक लिहाज से भी और सियासी गलियारों में भी ये चर्चा का विषय है। तो आज भरतपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कई सालों से यहां पर वो भंडारा लगाते हैं। इसी परंपरा को आगे बरकरार रखते हुए आज फिर वो भरतपुर के दौरे पर रहेंगे। श्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद 3:25 पर जयपुर से डींग के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर 4 बजे के आसपास, 4:30 के आसपास ये पुंडरीका लौठा पहुंचेंगे, जहां पर भंडारे का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज का प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है वो आपको बता रहे हैं सीएम का। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से अशोक गहलोत का बयान चर्चा में है। देखिए, इस बार गहलोत ने फिर सीएम भजनलाल पर बयान दिया। हालांकि बीजेपी इसे सुर्खियों में रहने का तरीका बता रही है। 1.5 साल नहीं 5 साल राज करो, गहलोत का बयान सियासी घमासान। बीजेपी का पलटवार, मचा बवाल। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया, सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने फिर एक बार सीएम भजनलाल शर्मा पर चौंकाने वाला बयान दिया। अशोक गहलोत ने अपने चिर परिचित शैली में तीखा लेकिन चुटीला राजनीतिक हमला किया। हालांकि शब्दों की चादर में हमदर्दी लपेटी गई थी, लेकिन हर पंक्ति में छिपा था गहलोत का रणनीतिक व्यंग्य। 5 साल राज करो भाई, कौन रोक रहा है आपको? हमें तो आप शूट करते हो। आप पंडित भजनलाल है, हम सबको शूट करते हैं। हम क्यों दिखलावत करेंगे? हम चाहेंगे कि ये अच्छा शासन करे, अब फिर तो वो जाने उनका काम जाने। दरअसल जयपुर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास की जयंती पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था, जहां गहलोत भी पहुंचे थे। इसी दौरान ये बयान दिया। इधर गहलोत के बयान के बाद सियासी गलियारों में जमकर हलचल मच गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सामने आए, गहलोत के बयान पर पलटवार किया। क्या बात गहलोत साहब बोल देते हैं। आजकल मुझे लगता है कि गहलोत साहब को ये भय सता रहा है कि उनकी पार्टी में उनके वरिष्ठ लोग किसी और के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और उनको लग रहा है कि यदि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, ऐसे हमलावर होने का स्वांग नहीं किया तो कहीं जमीन खिसक जाएगी, जबकि वो हमलावर होने का स्वांग कर रहे हैं। हालांकि गहलोत इससे पहले भी कह चुके हैं कि सीएम भजनलाल को हटाने को लेकर बीजेपी में षड्यंत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी। षड्यंत्र चल रहा है हटाने का। अशोक गहलोत ने इन दिनों कई राजनीतिक टिप्पणियां की हैं, जो न केवल राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा कर रही हैं, बल्कि इसका असर सरकार पर भी पड़ेगा। गहलोत के इस ताजा बयान को भी उसी धारा में जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बाड़मेर से आपको बड़ी खबर बताते चले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ जवान शहीद हो गए हैं। पंजाब की फिरोजपुर सीमा में तैनात थे डालू राम। बेहद दुखद खबर हम आपको दे रहे हैं। पैतृक गांव हुडू में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डालू राम की शहादत पर
पूरे देश को जहां गर्व है, तो वहीं परिवार उनकी शहादत को लेकर के बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन ये बेहद ही दुखद खबर हम आपको दे रहे हैं। पंजाब की फिरोजपुर सीमा पर तैनात थे। बताया जा रहा है बाड़मेर का सपूत देश की रक्षा में शहीद हुआ है, जिसको लेकर के परिवार काफी गौरवान्वित खुद को महसूस कर पा रहा है इस वक्त। पंजाब की फिरोजपुर सीमा पर तैनात थे। पैतृक गांव होडू में आज इनका अंतिम संस्कार होगा और पूरा गांव, पूरा हुजूम आज उमड़ेगा। हालांकि जैसे ही इनके शहीद की खबर इनके पैतृक गांव के लोगों को, इनके परिवारजनों को मिली, सबको दुख हुआ, लेकिन सबको गर्व भी महसूस हुआ। पंजाब की फिरोजपुर सीमा में तैनात है डालूराम, जिनकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ जवान शहीद हुए। ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था, जब पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, जिसमें 26 लोगों की जान गई, और उसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया, जिसमें डोलू राम शहीद हुए। प्रदेश के सियासी गलियारों में पंचायत चुनाव और कानून व्यवस्था की गूंज अब तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार हमलावर है, कभी कानून व्यवस्था, तो कभी विकास कार्य, तो कभी पंचायत चुनाव। उधर बीजेपी ने कानून व्यवस्था सुधरने का भी दावा कर लिया है। विस्तार से आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। कानून व्यवस्था पर लड़ाई, सियासी पारा हाई, पंचायत पर पॉलिटिक्स तेज, विकास पर आमने सामने। कांग्रेस का वार, बीजेपी का प्रहार। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। विकास कार्यों पर कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उधर बीजेपी भी कांग्रेस पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस के हर वार पर करारा प्रहार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध बेलगाम हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। इतना करप्शन हो रहा है कि चाल सही तो चेहरा इनका जो था वो तो पूरा एक्सपोज हो गया है पब्लिक की निगाह के अंदर भी। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है कांग्रेस से। अब आप देखिए इतना करप्शन जो हो रहा है, इतने लोग दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो जो इनकी इंटेलिजेंस ब्रांच है उसका उपयोग करे, एक बार अभियान चलवाए। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भजनलाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। ये जो बीजेपी के नेता ये करते क्या हैं? ये सुबह से शाम ये सोचते हैं इसका नुकसान कैसे किया जाए, इस कर्मचारी को बाहर कैसे फेंका जाए, इस कर्मचारी को परेशान कैसे किया जाए। जनता की इनके दिमाग में ही नहीं है। आज स्टेडियम के सामने सड़क पड़ी है, क्यों रोक रखा है साहब उस सड़क को? किसकी जिम्मेदारी है? आज जो हमने पार्क, नेचर पार्क जो हमने लेकर के आए थे, उसका काम नहीं चल रहा है। पैसे दिला दिए इनको, फिर भी काम नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के शासनकाल की कानून व्यवस्था की तुलना कर भजनलाल सरकार के कार्यों को बताया। अधिकारी अधिकारी होता है, लेकिन उस पर अंकुश लगाने वाली सरकार होती है। देखिए, अधिकारी को हम यूं शब्द प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन घोड़ा तगड़ा घोड़ा होता है, उसके ऊपर सवार जो होता है ना, जिस ढंग से हाँकता है वैसे हाँका जाता है। अधिकारी का डंडा है, उसमें झंडा हमारा लगा हुआ होता है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने पंचायत समिति को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार ने पहले जिले खत्म किए, फिर उपखंड और अब पंचायत समिति खत्म करना चाहती है। आज देखो 12 महीने 1.5 साल से पंचायत राज के चुनाव नहीं हो रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे हैं। आप समझो बात को कि भाई ये चाहते क्या हैं? इनमें कोई निर्णय करने वाला नहीं है। पंचायत समिति के मुद्दे पर पूर्व बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के आधार पर परिसीमन किया था।
जबकि भजनलाल सरकार भौगोलिक स्थिति के आधार पर परिसीमन कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिसीमन जो कर रही है अपनी मन की मर्जी के आधार पर कर रही है, लेकिन मैं डोटासरा जी को इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार मन की मर्जी के आधार के ऊपर परिसीमन नहीं करी, जन भावनाओं के आधार पर परिसीमन कर रही है, भौगोलिक स्थिति के आधार के ऊपर परिसीमन करी है, संख्या के आधार पर परिसीमन करी है। पंचायत चुनाव के बयान पर बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ बंदरबाट की, जबकि प्रदेश में भजनलाल सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कि भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया नहीं। हर जगह प्रशासक लगाए पूरे राजस्थान के अंदर। जिस तरीके से आपने बंदरबाट की जिलों की, उन जिलों को व्यवस्थित करके राजस्थान की जनता को समर्पित किया। पंचायत चुनाव और कानून व्यवस्था पर सियासी घमासान जारी है। अब देखना ये होगा कि राजनीति की भट्टी में किसकी रोटी पक पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बजरी खनन माफिया के बढ़ते हौसले किसी से छिपे नहीं हैं और अब ताजा तस्वीर नागौर के रियाबड़ी से सामने आई है, जहां अवैध बजरी खनन परिवहन का विरोध कर रहे गांव वालों पर माफिया ने कैंपर चढ़ा दिया, जिसमें 3 लोग घायल हैं। रिपोर्ट देखिए। बजरी माफियाओं ने ग्रामीणों पर कैंपर चढ़ाया। लीज को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। बजरी माफिया ने गांव वालों पर किया लाठीचार्ज। नागौर के रियाबड़ी इलाके में बजरी लीज को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद सोमवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। बजरी खनन और परिवहन का विरोध कर रहे गांव वालों पर माफियाओं ने सोमवार रात 8 बजे न सिर्फ गाड़ी चढ़ा दी बल्कि लाठी डंडों से भी हमला किया, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको रियाबड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 की गंभीर हालत को देखते हुए अजमेर रेफर किया गया। इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने पोस्ट पर आरोप लगाया कि पुलिस के संरक्षण में बजरी खनन माफिया तांडव मचा रहे हैं। उन्होंने नागौर की एक पूर्व सांसद, भाजपा के 5 विधायकों और अधिकारियों की बजरी की लीजों में सहभागिता का भी आरोप लगाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बजरी खनन माफियाओं को प्रदेश के लिए बड़ी समस्या बताया। बजरी में सरकार पे माफिया आगे हो गए हैं। बजरी बहुत महंगी मिल रही है। हमारे वक्त में भी तकलीफ थी लोगों को, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे वक्त में भी थी, पर हमने पूरा रोकने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पाबंद किया, पर ये इतना बड़ा नेक्सस बन गया ये कि नीचे से ऊपर तक ऐसा सिस्टम बना दिया इन लोगों ने कि कितने लोग कुचल के मारे जा रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, कई लोग कुचल देते लोग जो इनके गैंग में शामिल नहीं होते हैं। इतनी घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही। इस बात का दुख है और इसलिए ये बढ़ता ही जा रहा है और लोग लूट मचा लगी इन लोगों ने। ये स्थिति है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब को अब राजस्थान में कई माफिया नजर आने लगे हैं। वो शायद भूल गए बजरी के छोटे छोटे ठेकों को इकजाई करके 82 बड़े टेंडर करने का अगर गुनाह किसी ने किया तो गहलोत साहब ने अपने पूर्व कार्यकाल में किया। इनके पूरे कार्यकाल के अंदर बजरी माफियाओं का वर्चस्व रहा। बजरी माफिया लोगों को कुचल के मारते रहे, पर उन पर कोई कारगर कार्रवाई नहीं। अब जब बजरी माफियाओं की कमर टूट गई है और छोटे छोटे बजरी के ठेके होने लगे हैं और एक दूसरी तरफ राज्य सरकार के खजाने में भी रॉयल्टी का पैसा बढ़कर आने लगा है, तब इस प्रकार की बात उन्हें ध्यान में आ रही है। अपने पूरे कार्यकाल के अंदर जो कमियां रही, वो कमियां शायद उन्हें सपने में वापस दिखाई देती है। इसलिए वर्तमान सरकार पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार हो गया है। 7 जुलाई की शाम करीब 7 बजे रियाबड़ी इलाके के रोहिशा रोड स्थित आड़ा मार्ग चौराहे के पास जमकर विवाद हुआ।
ग्रामीणों ने बजरी से भरे एक डंपर को रोक लिया। इसके बाद ग्रामीणों और लीज धारकों के बीच झड़प हो गई। गांव वालों का कहना है कि कुछ दिन पहले धरने के दौरान रियाबड़ी में बजरी लीज निरस्त करने समेत कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन समझौते मुताबिक खनन रोका नहीं गया, जिसको लेकर ग्रामीण पिछले 2 दिनों से खुद बजरी खनन रोकने की तैयारी में लग गए और बजरी परिवहन करने वाले डंपरों का रास्ता रोकने लगे। इसी बात को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद बजरी माफियाओं ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। उधर मामला तूल पकड़ने लगा तो तहसीलदार ने 21 जुलाई तक बजरी खनन नहीं करने का नोटिस मौके पर चस्पा कर दिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग रियाबड़ी अस्पताल पहुंचे और लीज बंद करने तथा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रात 12 बजे के बाद हॉस्पिटल परिसर के बाहर खिमसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी, एसडीएम सुरेश केएन तथा पुलिस अधिकारियों के बीच बात हुई, जो रात 3 बजे तक चली। आपको भरोसा दिला के जाना चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल जीत होगी, जो आंदोलन आप कर रहे हो, लेकिन इतना ध्यान आपको रखना है, वो लोग चाहे कुछ करें, हम उनका उत्तर हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन अपना चलना चाहिए। जिसमें बजरी लीज बंद करने पर सहमति बनी। साथ ही ये तय किया गया कि लीजधारी 21 जुलाई तक बजरी नहीं उठाएंगे। इस मामले में गांव वालों की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही चेतावनी भी दी गई, अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने हालात पर नियंत्रण बनाए रखा है। ग्रामीणों में आक्रोश अब भी बरकरार है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रकाश तंवर की रिपोर्ट।